हेलो फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के इस सेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्नों को कर रहे थे। उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में आज फिर हम प्रश्न को करेंगे और अगली वीडियो से आज हम प्रश्नों को ख़त्म करेंगे और अगली वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि विकास के सिद्धांत हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो बिना देर किए हुए प्रश्नों की श्रृंखला से जुड़ जाते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए ऑप्शन है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या डी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। यहाँ पर बात आती है वैयक्तिक विभिन्नता की। तो हमने यह चीज़ बताई थी कि हर एक बच्चे के अंदर अपने अपने कॉन्सेप्ट बनाने की, अपने अपने ढंग से बताए गए प्रश्नों को समझने की, उनके बारे में चित्रण करने की अपनी अलग एक विशेषता होती है। इसलिए यहाँ पर जो ये ऑप्शन दे रखा है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यह इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर अपनी एक स्पेशल क्वालिटी होती ही है। चीज़ों को समझने की बात हो, कुछ क्रिएटिव करने की बात हो, प्रतिभाशालिता की बात हो, मंदबुद्धिता की बात हो, या किसी भी तरह से सामान्य से अलग या सामान्य बालकों की भी बात हो, तो प्रत्येक सामान्य बालक भी एक दूसरे से कॉन्सेप्ट की दृष्टि से, रुचि की दृष्टि से व्यक्ति विभिन्न होता है। इसलिए यहाँ पे प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यह इसका सही उत्तर होगा। अगला है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ए मनोविश्लेषण विधि, बी तुलनात्मक विधि, सी विकासीय विधि, डी सांख्यिकीय विधि। इसमें जो सही उत्तर होगा वह विकासीय विधि होगा। अब तक हमने वृद्धि और विकास के बारे में बताया। ये विधियाँ आगे हैं, अगर आपका सपोर्ट हमें मिलता रहा तो हम जरूर आगे सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे और विभिन्न प्रकार की विधियाँ और बुद्धि परीक्षण इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा, अभी आप ध्यान रखेंगे, विकासीय विधि। ठीक है, आगे बहुत सारी विधियां हैं, उनके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। और यहाँ वृद्धि और विकास से संबंधित है, तो आपको सीधे लिखना है कि वृद्धि और विकास का अध्ययन जो होगा वो विकासीय विधि में होगा। जो विकासीय विधि होती है उसके अंदर वृद्धि और विकास इसकी चर्चा की जाती है। एक नवजात शिशु का भार होता है, तो एक नवजात शिशु का भार, ए ऑप्शन 6 पाउंड, बी 7 पाउंड, सी 8 पाउंड और डी 9 पाउंड। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो बी 7 पाउंड होगा। मैंने बताया था 2.5 से 3 किलोग्राम के बीच में होता है, आप उसको कन्वर्ट करेंगे लगभग 7 पाउंड के आसपास वह आएगा। तो 7 पाउंड जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी, तो हम जो पिछले वीडियो में चर्चा कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस जो रिपीट हो गए उनको छोड़ते चलते हैं। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। यह है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? ए ऑप्शन नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, बी ऑप्शन आत्मविश्वास, सहनशीलता, सी बहुत विनीत, स्वयं में सीमित और डी ऑप्शन वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो इसमें से जो नेगेटिव दिख रहा हो, मतलब अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की नहीं है, तो उस पर आप टिक कर देंगे। तो नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये तो अच्छी बात है। फिर आत्मविश्वास, सहनशीलता, ये दोनों भी होना चाहिए, अच्छी बात। जो डी ऑप्शन है वो आपका वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता, यह भी सही है। उसके बाद जो सी ऑप्शन है वह उसके पहले बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, बहुत ज़्यादा विनीत होना तो अधिका भला न बोलना, हाइपर चीज़ें हो जाएं तो वो ठीक नहीं, कि एकदम हम्बल हैं तो हम्बल ही हैं और क्रोधित हैं तो क्रोधित ही हैं, तो इस तरह से भी नहीं। और स्वयं में सीमित, मतलब दुनिया समाज की कोई फिक्र ही नहीं है, किसी से मिलना जुलना है नहीं, बस स्वयं आत्म सरोकार ही हो, तो ऐसा भी ठीक नहीं है। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के यह लक्षण नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है? ए किशोरावस्था, बी पूर्व किशोरावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था और डी शैशवावस्था से। जो आपका ये 13 वर्ष से 15 वर्ष तक लगभग समय आता है, इसको पूर्व बाल्यावस्था बोल दिया जाता है, और पूर्व किशोरावस्था ये बोल दिया जाता है। 16 से जो 18 तक आ जाता है
वो उत्तर किशोरावस्था। इस तरह से चाहें तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं अथवा नहीं भी, ज़्यादा इसका कैटेगराइज जो है ये कैटेगरीमेंट नहीं होता है होगी। इसमें पूर्व किशोरावस्था होगी। इसमें व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है, वो चाहता है कि माँ बाप का दबाव हमारे ऊपर न रहे ज़्यादा, अपने हिसाब से हम साथी को चुन करके उसके साथ उठें बैठें खेलें समूह में और जो नेतृत्व करें, इस तरह से जो गुण होते हैं वो पूर्व किशोरावस्था यहाँ पे लगा देंगे। क्योंकि ये वर्ड लिखा हुआ है माँ बाप के साए से बाहर निकल, तो इसका मतलब तो ये किशोरावस्था में ही जाएगा। बाल्यावस्था में तो पूरा अंडर कंट्रोल होते हैं बच्चे। उसके बाद मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था और डी उत्तर बाल्यावस्था। इसमें लिखा मानसिक परिपक्वता, हमने सभी अवस्थाओं में मानसिक परिपक्वता की बात की, शैशवावस्था में भी, पूर्व बाल्यावस्था में भी, उत्तर बाल्यावस्था में भी, किशोरावस्था में। लेकिन हमने कहा सबसे ज़्यादा जो विकास होता है मतलब मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है, तो वो मैंने कहा था 16 वर्ष पर मानसिक रूप से पूर्णतया बालक परिपक्व हो जाता है। मतलब वहाँ पर वो अपने मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने का प्रयत्न करता है और 16 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था में आती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वह किशोरावस्था होगा। अगला प्रश्न है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। ए मूल प्रवृत्त्यात्मक, बी संरक्षित, सी संज्ञानात्मक और डी है संवेगात्मक। मैंने लेक्चर में साफ साफ बताया था, जब मैंने प्रवृत्ति पढ़ाया था वहाँ पर, तो शैशवावस्था में मैंने यह चीज़ बताई थी कि यह प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि जो शैशवावस्था में बालकों का व्यवहार होता है वह मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। वह वर्ड भी मैंने लिखा था यहाँ पे, वही क्वेश्चन सीधा यहाँ पे पूछा गया है कि बालकों के का शैशवावस्था में जो क्रियाकलाप होता है वह मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। इसके मूल प्रवृत्ति के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और आगे भी मैकडूगल के द्वारा 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे, बशर्ते आप साथ देते रहें हमारा। मनोबल क्षीण होता है जब 100 लोग देख लेते हैं, 200 लोग देख रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग देख रहे हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 10-11 मिलते हैं, तो मनोबल क्षीण होता है। तो आप लोग सहयोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी की पूरी श्रृंखला चलती रहेगी इसी प्रकार से। पसंद लेकिन नहीं होगा तो बिल्कुल मत करिए, ना लाइक ना सब्सक्राइब ना शेयर, कुछ भी मत करिए। यदि आपको पसंद आता तो ही करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से। एक सिद्धांत आता है आगे, जब हम कहें शिक्षण अधिगम पढ़ेंगे तो उसमें हम सिद्धांत पढ़ेंगे। कौन कौन से? थार्नडाइक के सिद्धांत, स्किनर का, पावलव का, कोहलर का, इस प्रकार से सिद्धांत पढ़ेंगे। वह सभी जो व्यवहारवाद के सिद्धांत होते हैं वो मुख्य प्रकार से उद्दीपन और प्रतिक्रिया से संबंधित होते हैं। उद्दीपन और प्रतिक्रिया। तो उद्दीपक का संबंध हमेशा प्रतिक्रिया से रहता है। उद्दीपक का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ हमारे सामने रखी है या कोई भी चीज़ जो हमें यह न्योता दे रही है कि हम उस चीज़ को परफॉर्म करें, उस चीज़ के से जुड़ें, मतलब हम अपनी प्रतिक्रिया दें, हम अपना रिस्पांस दें। उद्दीपन को कहते हैं स्टिमुलस और प्रतिक्रिया को कहते हैं रिस्पांस। अगर किसी के सामने, किसी को भूख लगी है और उसके सामने खाना रखा है तो खाना उद्दीपक है जो उसके अंदर खाना खाने की प्रेरणा को, अभिवृत्ति को बहुत ज़्यादा और जगा देता है। और जब हम खाना खाने के लिए चलते हैं तो वह हमारा रिस्पांस रहता है उस उद्दीपक के प्रति। तो इस प्रकार से जो परिपक्वता है उसका विकास से इस तरह संबंधित है जैसे उद्दीपक का प्रतिक्रिया के साथ संबंध है। उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक प्रतिक्रिया, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ए विकास अंतःक्रिया का फल है, बी विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, सी विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और डी है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विकास के बारे में कौन सा सही नहीं है? विकास के सारे पहलू तो हमने बता दिए हैं। अब सही नहीं की बात जब आती है तो विकास, पहला ऑप्शन है विकास एक अंतःक्रिया का फल है, ठीक।
विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी बिल्कुल सही बात है, होता ही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, दोनों प्रकार से हो सकता है, व्यक्तिगत भी और सामूहिक प्रक्रिया भी हो सकती है। ठीक, तो व्यक्तिगत भी है, यहाँ पे ये बात गलत नहीं होगी। अगला है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। मैंने लेक्चर में ये साफ साफ बात बताई थी कि कोई भी विकास होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। मैंने कहा था कभी कोई कार्य अगर किसी व्यक्ति को करना है तो पहले उसके सामान्य पहलू को सोचेगा, जो जनरल अवधारणाएं सभी के दिमाग में होती हैं उनको सोचेगा, और फिर उसमें नया कुछ सृजन करने के लिए, उसमें कुछ नया विकास करने के लिए वह उसके विशिष्ट रूप से उपयोग को सोचेगा और उसमें कुछ विशिष्ट निर्माण करने के बारे में विचार करेगा। तो इसलिए जो विकास होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर। मैंने कहा था पहले हम जनरल चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देते हैं उसके बारे में, उसकी कुछ अन्य विशेषताएं बताते हैं, लेकिन अन्य विशेषताएं बताने से पहले उसके बारे में हमें सामान्य जानकारी होनी ही चाहिए। इसलिए जो विकास होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है? तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है इसमें कि वह 13 वर्षीय बालक, तो वह किसमें प्रवेश कर चुका है? किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि 13 से किशोरावस्था का प्रारंभ मान लिया जाता है। तो इसलिए इसमें किशोरावस्था का जो ऑप्शन बी है वह ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ए, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, बी, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, सी, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, और डी है, यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। इसमें से सिर्फ अनुशासन बनाना यानी पहला विकल्प वह ठीक नहीं होगा। इसमें जो अनुशासन बनाने की बात कही जा रही है तो सिर्फ अनुशासन बनाने के लिए बाल विकास का जो ज्ञान होगा वह आवश्यक नहीं होता है। आगे परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, सिर्फ एग्ज़ाम का परिणाम, एग्ज़ाम रिजल्ट के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना या फिर अनुशासन के लिए बाल मनोविज्ञान का ध्यान होना यह जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन सकता है, लेकिन मैंने कहा था जो ये इस प्रकार से प्रश्न होते हैं उसमें सबसे अच्छा विकल्प जो होता है वह हमें चुनकर देना रहता है। तो अगला है, यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। मेन इसी कारण से बाल विकास, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है कि किसी भी बालक की क्या प्रवृत्ति है, वह किस प्रकार से सीखना चाहता है। किसी 3 तरह के लर्नर होते हैं, ऑडियो लर्नर्स, विजुअल लर्नर्स और ऑडियो विजुअल लर्नर्स। 3 प्रकार से होते हैं। यह किस प्रकार से जाना गया? यह बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से ही जाना गया कि कोई बच्चा है उसको अगर लिख कर के जब तक नहीं समझाएंगे तब तक वह नहीं समझ पाएगा। कोई भी बच्चा है जिसको सिर्फ लिख दें लेकिन यदि बोले ना, मतलब हम बोल कर समझाएंगे तो उसको जल्दी समझ के आता है। और कोई कोई बच्चे इस तरह से जिनको दिखाई भी जाए चीज़ें, प्रेजेंटेशन या लिख करके दिखाया जाए, बोला भी जाए, साथ में समझाया भी जाए तो समझ में आते हैं। कई तरह से लोग सीखते हैं, तो इसका हमें जानकारी इसकी जो होती है वह बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के बाद ही हो पाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ए, बाल मनोविज्ञान की, बी, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, सी, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। ये तीनों हमें जानकारियाँ होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर उपरोक्त सभी विकल्प न दिया होता तब हम इनमें से किसी एक को जो सबसे उपयुक्त होता है उसको हम टिक कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो तीनों जानकारियाँ हैं वह ठीक है और ऑप्शन भी दे रखा है उपरोक्त सभी, इसलिए जो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा वह सही होगा। तीनों चीज़ें यह हमें जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है, विकास कब शुरू होता है? ए, उत्तर बाल्यावस्था से, बी, प्रसव पूर्व अवस्था से, सी, शैशवावस्था से और डी, पूर्व बाल्यावस्था से। तो मैंने जब विकास पढ़ाना शुरू किया था तो जो सबसे पहली चीज़ बताई थी वो कहा था गर्भकाल से स्टार्ट होता है। मैंने पूर्व प्रसूति काल
यह नाम भी लिखा था। इम्पोर्टेंट के आधार पर हमने 3 बताई थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, लेकिन जो स्टार्टिंग हमने बताई थी वह पूर्व प्रसूति काल से बताई थी। इसलिए जो विकास का प्रारंभ होता है वो प्रसव पूर्वावस्था से ही होता है। इसलिए यहाँ पर जो यह ऑप्शन है बी वही सही ऑप्शन है। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? ए रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। इसमें रूप का परिवर्तन तो होता ही है, दर यानी तीव्रता या मंदता, वह भी होता है कि इस काल में इस चीज़ का विकास सबसे ज़्यादा तीव्र गति से होता है और दूसरे काल में थोड़ा मंद गति से होता है। ये दो। अनुक्रम, क्रम किस प्रकार से आप काम करते हैं उसका क्रम क्या है, उस चीज़ का भी परिवर्तन जो है परिवर्तन होता रहता है। हर अवस्था में अलग अलग तरह से परिवर्तन इसका होता रहता है। तो इसमें रूप, दर, अनुक्रम ये सभी होगा। सभी का जो परिवर्तन होता है वह विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ए मानव व्यवहार का अध्ययन, इससे तो है। बी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, इससे भी है, मानसिक विकास पढ़ते हैं। सी सीखने के तरीकों का अध्ययन, बिल्कुल है, सीखने का तरीका ही तो हम सीखते हैं लर्निंग में, अधिगम में। डी है संचार माध्यमों का अध्ययन, नहीं, संचार माध्यमों का अध्ययन के लिए अलग से उसकी एक शाखा है, बाल मनोविज्ञान की शाखा नहीं है, टेक्नोलॉजीज हैं उनकी, तो संचार माध्यमों का अध्ययन इसमें नहीं करते हैं। यह जरूर कहते हैं कि संचार माध्यमों का उपयोग किया जाना चाहिए टीचिंग एंड लर्निंग में, उसके जो शिक्षा से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज़ और उनको किस तरह से पढ़ाने के लिए उपयोग करना चाहिए, इसकी बात तो हम करते हैं, लेकिन संचार माध्यमों की ही चर्चा, उनका ही अध्ययन इसमें नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? मैंने बताया था जो किशोरावस्था होता है वो तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। तो स्टैनले हॉल जी देखिए 2-3 बार काम आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें जो किशोरावस्था होगा वही सही है, इसका ऑप्शन होगा। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कारक में आप ध्यान रखिएगा जो हमारा पोषण है सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर अच्छा पोषण हमें मिलता है तो निश्चित रूप से हमारी वृद्धि भी अच्छी होगी, विकास भी अच्छा होगा। इसके अलावा वंशानुक्रम, अगर अच्छा वंश परंपरा है, पोषण उससे अच्छा मिल रहा है, सभी लोग हृष्ट-पुष्ट हैं, किसी प्रकार का जो वंशानुक्रमित रोग होता है, जेनेटिक जो डिजीज़ होती है वो नहीं है, तो निश्चित रूप से वृद्धि आपकी अच्छी होगी। तो यानी इसका भी प्रभाव पड़ता है। वातावरण, जन्म के उपरांत हम किस वातावरण में जी रहे हैं, वह शरीर के रहने के लिए किस प्रकार से अनुकूल है या किस प्रकार से हमारे शरीर को उसके अनुकूल बनना पड़ रहा है, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वृद्धि में। तो इस प्रकार से और जो है स्वास्थ्य, आहार, वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो इसमें ये सभी ऑप्शन यानी तीनों ऑप्शन जो होंगे उसके वो करेक्ट होंगे, मतलब तीनों उत्तर होंगे, चौथा ऑप्शन सही होगा। तो ये थे वृद्धि और विकास से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हों, उनको डिस्कस नहीं किया गया है, उसके लिए आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। वृद्धि और विकास इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे हम लोगों ने वो सभी प्रश्न विधिवत किए हैं, उनके बारे में एक तर्कपूर्ण विधिवत व्याख्या भी हमने की है। आगे आने वाली वीडियो में हम विकास के सिद्धांत नामक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से विकास होता है, उसको एक नियमावती जो 10-12 सिद्धांत हैं नियम के अंतर्गत रख करके उसको हम सीखेंगे। इसके और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। आपकी जो क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा। जो आई बटन है, यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके हमारी जो पिछली लेक्चर वीडियोज़ हैं या क्वेश्चंस वीडियोज़ हैं उसको आप देख सकते हैं पहले की और अपने आप को आंक सकते हैं। उससे पहले लेक्चर वीडियो देखकर आप चैप्टर पढ़ सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस और उनकी व्याख्या को सुन सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, अदरवाइज़ तो कोई बात नहीं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।